अच्छा रोहन, तुमसे एक सवाल पूछे? पूछो पूछो। बताओ तो, वह बैठा है को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यह तो बिल्कुल आसान है, ही इज सीट। भाग बुड़बक, यही होता है रे। तुम कहाँ इंग्लिश पढ़ता है? आओ चले केपी सर के पास। तो आपको क्या लग रहा है, ही इज सीट जो लिखा गया सेंटेंस है, क्या यह सही है? या इसका सही ट्रांसलेशन हो सकता है कि वह बैठा है? तो जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले जानेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट को। और मेरा चैलेंज है आपसे कि अगर इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो इसके बाद इस तरह के जो भी सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे उसका सही अनुवाद आप कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट को। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे बी के बारे में। देखिए, बी का अर्थ होता है होना, और इस बी के 5 लड़के हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके 5 फॉर्म हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाई? तो देखिए, पहला फॉर्म है इज, दूसरा है एम, तीसरा आर, चौथा वॉज एंड वर। ठीक है, पहला है इज, दूसरा फॉर्म एम, तीसरा फॉर्म आर, चौथा फॉर्म वॉज एंड पांचवा फॉर्म है वर। इनमें से यानी बी के जो ये 5 फॉर्म मैंने लिखा, इनमें से जो इज है, एम है या आर है, ये तीनों का यूज हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। इन तीनों का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो प्रेजेंट टेंस के लिए। क्या प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं? प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय को कहा जाता है। यानी जिस समय में आप वीडियो देख रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस है, जिस समय मैं बोलने का काम कर रहा हूं या पढ़ाने का काम कर रहा हूं ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग इज, एम, आर का यूज करते हैं। जबकि वज और वर, जिसको ज़्यादातर लोग वाज और वेयर भी बोलते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं पास्ट टेंस के लिए। ठीक है, पास्ट टेंस यानी बीता हुआ समय। तो बी का जो ये 5 फॉर्म हुआ, इज, एम, आर, वॉज और वर, ये तो 2 ही भाग में बटा, प्रेजेंट और पास्ट। जबकि फ्यूचर टाइम भी होता है, यानी फ्यूचर टेंस भी होता है। तो देखिए, फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या करते हैं, इस बी की सहायता से फ्यूचर टेंस का निर्माण करते हैं। फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, या तो शैल यूज होता है या तो विल। यदि हम लोग इस शैल के साथ बी को ऐड कर दें या विल के साथ बी को ऐड कर दें, तो जो इसका अर्थ निकलेगा, देखिए शैल या विल दोनों का अर्थ होता है गागेगी। हमने बी को ऐड कर दिया, बी का अर्थ होता है होना। शैल मतलब गागेगी, बी का मतलब होना। विल मतलब गागेगी, बी का अर्थ होता है होना। तो इन दोनों को अर्थ को यदि जोड़ा जाए तो देखिए इसका मीनिंग हो जाएगा होगा, होगी या होंगे। तो इसी का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पर? फ्यूचर टेंस के लिए। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि बी जो इज, एम, आर, वॉज, वर को लिया, इसमें से 2 टेंस का यूज हम लोग कर लेंगे, प्रेजेंट और पास्ट। और दूसरा बी जो शैल और विल को लिया, इसके लिए हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज कर लेंगे। यानी हम लोग फ्यूचर टेंस में शैल बी या विल बी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है कि जो दिया गया फॉर्म है, इज, एम, आर, वॉज, वर या शैल बी, विल बी, इनका यूज हम लोग कैसे करेंगे, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा? तो इसमें आएगा आई और वी। आई को यदि हम लोग देखें तो ये सिंगुलर है और वी प्लूरल है। जबकि सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आएगा एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, या इन तीनों का ही प्लूरल, ही, सी, इट, इन तीनों का प्लूरल दे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही मतलब वह, दे का अर्थ होता है वे लोग, सी मतलब वह लड़कियों के लिए,
तो दे मतलब वे लोग लड़कियों के लिए, इट मतलब वह वस्तु के लिए, तो दे मतलब वे सब वस्तुओं के लिए, ठीक है। तो इनमें से जो ही सी इट है इनको हम लोग सिंगुलर के ग्रुप में डालेंगे क्योंकि सिंगुलर होते हैं, और ये जो दे है इनको हम लोग प्लूरल के ग्रुप में डालेंगे। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही लिखा जा सकता है क्योंकि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। अब इनमें से जो इज है किन के साथ लगाएंगे, तो देखिए इज का यूज हम लोग करेंगे किसके साथ, तो यहाँ ही सी इट के साथ, ही सी इट के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, इज का। ही सी इट के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, इज का। एम का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। एम किसके साथ यूज होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, एम का यूज आई के साथ। आर का यूज हम लोग करेंगे प्लूरल के साथ क्योंकि आर प्लूरल होता है, तो यहां से देखिए यू आपका प्लूरल है, वी प्लूरल है और दे ये भी प्लूरल है, मतलब वी या यू या दे इन तीनों के साथ हम लोग यूज क्या करेंगे, आर का यूज कर देंगे। ही इज एम आर का यूज आप समझ गए। अब बचा पास्ट टेंस का वाज और वर, यानी वज और वर। वज का यूज हम लोग यहां पर करेंगे, देखिए किसके साथ, जहां जहां सिंगुलर है, आई सिंगुलर है, आई के साथ हम लोग वज का इस्तेमाल करेंगे। अब वज का इस्तेमाल कहां पर करेंगे, तो ही सी और इट के साथ, यानी यह भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी वज का इस्तेमाल कर देंगे। एंड वर बचा, तो वर चूंकि प्लूरल होता है तो जहां जहां आप आर लगाते हैं वहां वहां आप क्या लगा देंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के साथ इनका यूज भी आप सीख गए। बचा शैल बी और विल बी, तो देखिए शैल बी का यूज हम लोग करते हैं आई के साथ, यदि आई रहेगा या आई का जो प्लूरल नंबर रहेगा इसके साथ हम लोग शैल बी का यूज करते हैं, जबकि विल बी का यूज हम लोग करते हैं बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ। आई और वी के साथ शैल बी और बाकी के जितने सब्जेक्ट रहेंगे सबके साथ लगाना है विल बी, ठीक है। यहां तक आप लोग क्लियर हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोकिए। तो आगे अब हम लोग ये जानेंगे कि इज एम आर के बाद या वज वर के बाद कौन कौन से वर्ड्स को हम लोग लिख सकते हैं या कौन कौन से वर्ब फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं। यदि ये चीज को हम लोग समझ लें तो कोई भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं लिखा जाएगा। तो शुरू करते हैं, देखिए इज एम आर, इज एम आर ये तो आप लोग समझ गए कि प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाएगा, यानी वर्तमान समय के लिए इसका हम लोग यूज करेंगे। और इसका यूज हम लोग सब्जेक्ट का नेचर बताने के लिए करते हैं, सब्जेक्ट किस तरह का है यानी उसका रंग रूप क्या है उसी को एसर्ट करने के लिए करते हैं। इज एम आर के बाद यदि हम वर्ड्स की बात करें कि कौन कौन सा वर्ड्स आएगा, तो फर्स्टली नाउन को ही समझा जाए, यानी नाउन इसके बाद लिखा जा सकता है। इज एम आर के बाद नाउन को लिखा जा सकता है। यदि नाउन आएगा तो नाउन दो तरह का होगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। यदि सिंगुलर नाउन आएगा, यदि सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग या तो ए या एन का यूज कर देंगे, सिंगुलर नाउन के पहले ए एन का यूज करेंगे, जबकि प्लूरल नाउन के पहले यदि कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो इसके पहले ए या एन का यूज नहीं किया जाएगा। ये रॉन्ग मेथड है और ये सही है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। यदि एग्जाम्पल में मैं लूं आई एम ए टीचर, तो यह क्वेश्चन या जो सेंटेंस मैंने लिखा ये बिल्कुल सही है। टीचर इस सेंटेंस में नाउन है और इसके पहले ए जो मैंने लगाया ये आर्टिकल है, जबकि इसी चीज को यदि ऐसे लिख दिया जाता दे आर ए टीचर्स, तो यह गलत होता। वजह टीचर्स प्लूरल नाउन हो गया और प्लूरल नाउन के पहले ए या एन का यूज नहीं होना चाहिए। यानी यदि हम लोग इस ए को हटा दें तो यह जो सेंटेंस है यह सही हो सकता है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस नाउन के बारे में हम लोग डिटेल समझें। अब इसके बाद क्या आ सकता है, इज एम आर के बाद अब क्या आ सकता है, तो एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है, ठीक है।
एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? तो देखिए एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ईजेएमआर के बाद हम लोग पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल को देखा जाए, ही इज ऑनेस्ट। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव आया किसके बाद है? इज के बाद, और इज लगा किसके लिए है? तो ही के लिए लगा हुआ है। यही अगर दे होता तो दे के साथ इज नहीं लगता, दे के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं? आर लगा देते हैं, दे आर, और यहां पर हो जाएगा ऑनेस्ट। तो ये एडजेक्टिव का नियम हुआ। तो ईजेएमआर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब जो है यह आप लोग को समझना है ध्यानपूर्वक। देखिए इसके बाद वर्ब को भी लिखा जा सकता है, लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। यानी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जो मेन वर्ब होते हैं उसके 5 फॉर्म होते हैं, और उन 5 फॉर्म में जो पहला फॉर्म होगा ईजेएमआर के बाद, यहां पर लिखते हैं, देखिए ईजेएमआर के बाद यदि मैं चाहूं कि पहला फॉर्म को रखूं तो यह गलत होगा, यदि दूसरा फॉर्म को रखूं तो यह गलत होगा, थर्ड फॉर्म को रखा जा सकता है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? तो पैसिव वॉइस यदि रहेगा, पैसिव वॉइस, तो हम लोग ईजेएमआर के बाद थर्ड फॉर्म को रख सकते हैं, ठीक है। जबकि एक्टिव वॉइस में यानी जनरली जो सेंटेंस होता है इसमें हम लोग वर्ब का चौथा रूप रखेंगे, तो V1 नहीं रहेगा, V2 नहीं रहेगा, V थर्ड यानी तीसरा फॉर्म पैसिव में रहेगा, V4 एक्टिव में रहेगा, यानी जनरली जो सेंटेंस हम लोग लिखते बोलते हैं उसमें रहेगा, और V5 यानी मेन वर्ब का जो 5वां फॉर्म है यह भी नहीं लिखा जाएगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इज हो, एम हो, आर हो, इसके बाद जितने भी मेन वर्ब होते हैं उनमें से V4 को आप लिख सकते हो और V3 को लिख सकते हो। अगर ऐसा किसी सेंटेंस में लिखा हुआ मिले तो आप समझेंगे कि वह सेंटेंस सही है। तो अब जो क्वेश्चन आपका मिला ये ही इज सिट, तो यहाँ आप पकड़ सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। देखिए ही आपका सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब जिसकी चर्चा हो रही है, सिट यहाँ पर V1 है, होना क्या चाहिए? V4 होना चाहिए। तो सिट का यहाँ यदि हम सीटिंग कर दें V4 फॉर्म तो अब यह सेंटेंस हो गया सही, ठीक है। एक्टिव वॉइस में है ही इज सिटिंग, वह बैठा है, तो ही इज सिट जो सेंटेंस आप लिखे हुए देखे हैं वो लिखा हुआ सेंटेंस क्या था? बिल्कुल रॉन्ग था। सही क्या होगा? ही इज सिटिंग, यही सही जवाब है। ईजेएमआर के बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या होता है? तो 2 + V1, यानी हम लोग V1 को लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब 2 लगा देंगे ईजेएमआर के बाद तब। तो इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। देखिए ही इज टू गो, कभी भी जब ईजेएमआर के बाद 2 + V1 का यूज मिले तो उसका अर्थ क्या निकलता है? देखिए ही मतलब वह, टू गो यानी वह जाने को है या वह जाने वाला है। तो यदि किसी सेंटेंस में ईजेएमआर के बाद 2 + V1 का यूज मिल जाए तो उस सेंटेंस का अर्थ निकलता है हिंदी क्रिया के अंत में वाला है, वाली है, वाले हैं या को है। जैसे आई एम टू टीच, आई एम टू टीच का अर्थ हुआ मैं पढ़ाने वाला हूँ। ही इज टू गो, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वह जाने को है या वह जाने वाला है। यू आर टू लाफ, तो इसका अर्थ क्या होगा? आप लोग सोचें, यू आर टू लाफ, यू आर टू लाफ का अर्थ हुआ तुम हंसने वाले हो या तुम हंसने को हो, ठीक है। तो जिस तरह से ईजेएमआर के बाद ये सारे वर्ड्स का यूज आप सीख गए कि ये वर्ड्स आएंगे तो ये सही होंगे, बिल्कुल इसी तरह से यदि हम वाज और वर के बारे में जाने तो सारे फंक्शन जितने अभी आप सीख गए वज और वर के बाद भी इसी का यूज किया जाता है। बस कंडीशन यह होगा कि यह चला जाएगा पास्ट टेंस में, यानी यह प्रेजेंट टेंस था ईजेएमआर, वज और वर चला जाएगा किस टेंस में? पास्ट टेंस में चला जाएगा। तो इसे कुछ एग्जांपल्स की सहायता से आप समझ सकते हैं। देखिए आई वाज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार था, यानी अभी नहीं हूं, पहले था, पहले की बात हो रही है। पास्ट टेंस में वज या वर का इस्तेमाल करेंगे, और यदि बोलना हो कि मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट।
मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग, आप बैठे हैं यू आर सीटिंग, ठीक है। वे लोग दौड़ रहे हैं तो वे लोग के लिए दे लगाएंगे, दे के साथ चूंकि प्लूरल है तो आर, दे आर दौड़ना का रनिंग होता है, दे आर रन नहीं बोलेंगे, दे आर रनिंग, क्योंकि इज एम आर के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वर का एक यूज यूनिक है, इसको अब हम लोग समझेंगे। देखिए वर का यूज हम लोग जनरली थे के अर्थ में करते हैं, थे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जबकि जो वज है इसका यूज हम लोग था के अर्थ में करते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट के साथ, तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि वर का सिर्फ यही यूज नहीं है, इसके अलावा भी यूज होता है। देखिए यह इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। वर का यूज हम लोग ऐसे सेंटेंस के लिए भी करते हैं जिससे इमेजिनेशन यानी कल्पना का भाव व्यक्त हो। काल्पनिक सेंटेंसेज में हम लोग वर का इस्तेमाल किसी भी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि वह सेंटेंस काल्पनिक है? एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए, काश वह मेरा भाई होता। इस सेंटेंस को आप देखें और समझें कि क्या यह काल्पनिक सेंटेंस नहीं है। काश वह मेरा भाई होता, यानी वह मेरा भाई इस जन्म में है नहीं, मेरी ऐसी इच्छा है कि वह मेरा भाई होता। तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे? तो देखिए, काश के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे आई विश, वह के लिए ही, और ही को स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो देखिए, आई विश ही। अब यहाँ पर वाज का यूज नहीं करेंगे, हम लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। ही वर माई ब्रदर। अच्छा, होना क्या चाहिए? अगर देखा जाए तो ही के साथ यहाँ पर होना चाहिए था वज, लेकिन लगाया मैंने क्या? वर। क्यों लगाया? क्योंकि ये सेंटेंस से कल्पना का भाव व्यक्त हो रहा है, इमेजिनेशन का भाव व्यक्त हो रहा है। तो ये एक अनोखा इसका रूल है। इस रूल को आप अपने कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं, और भी कुछ सेंटेंस आप इस पर बनाकर प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। अच्छा रोहन, चलो बता दो, मैं काला कोट पहना हूँ, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? I am wearing a black coat. वाह रोहन, बिल्कुल सही। अब हुई ना बात, तो बोलो केपी सर की जय।